एक गांव में मोहन नाम का किसान अपनी दो बहनों कविता और मीना के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। मोहन ने बड़ी मेहनत करके खेती से अपनी बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। कविता और मीना की हर इच्छा पूरी करने के लिए मोहन हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव के पंडित जी आए और उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तुमने कड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया, अब तुम विवाह कर लो। आप सही कह रहे हैं, परंतु पहले मैं अपनी बहनों का विवाह करना चाहता हूँ। पर वे तो अभी छोटी हैं। अगर तुम उनकी शादी तक शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी उम्र ज्यादा हो जाएगी। फिर आप ही बताएं मेरे लिए क्या सही रहेगा। मेरी मानो तो तुम शादी कर लो और उसके बाद समय आने पर अपनी बहनों की भी शादी कर देना। ठीक है, परंतु मैं फिर भी घर में बात करके आपको जवाब दूंगा। मोहन ने अपनी बहनों से इस विषय में बात की। दोनों बहनों ने विवाह के लिए हाँ कर दी। मोहन ने पंडित जी से विवाह के लिए हाँ कर दी। तुमने बहुत सही निर्णय लिया। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कन्या खोज लाता हूँ। मोहन के घर में उसकी दोनों बहनें आपस में बात करती हैं। दीदी, भैया हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब भैया का विवाह हो जाएगा तो वह सिर्फ भाभी की ही सुनेंगे, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। और जब भैया के बच्चा हो जाएगा तो ये सारी जमीन जायदाद उसके नाम हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें भैया को शादी करने से रोकना होगा। शाम को जब मोहन खेतों से आता है तो दोनों बहनें उससे कहती हैं, भैया आप विवाह कर रहे हैं, लेकिन अगर भाभी की आदत सही नहीं हुई तो जो आपने कड़ी मेहनत से यह सब बनाया है वह उसे लूट देगी। हम आपकी सेवा करती रहेंगी, आप विवाह ना करिए। पंडित जी ने कहा है, वह बहुत सुशील लड़की है। फिर भी भैया एक बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो नई शख्सियत के घर में आने से हमारी खुशियों को नजर लग जाए। मैंने उसके बारे में सब पता लगवा लिया है। वे लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं, परंतु अच्छे इंसान हैं। परंतु क्या उस लड़की में इतनी क्षमता है कि वह हमारे घर को संभाल लेगी? तो तुम लोगों की शादी के पहले अगर तुम उसको कुछ सिखा दो तो और भी अच्छा होगा। फिर तुम दोनों की शादी के बाद इस घर को कौन संभालेगा? इसीलिए मैंने विवाह के लिए हाँ की है। कुछ दिन बाद मोहन का विवाह सुधा नाम की लड़की से हो जाता है। सुधा ने शादी के कुछ दिन बाद ही पूरा घर अच्छे से संभाल लिया। मोहन और अपनी दोनों ननद को वह बहुत खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन कविता और मीना हमेशा अपनी भाभी के कामों में कमी निकालकर मोहन से शिकायत करती रहती थी। एक दिन जब मोहन खेत पर गया तो कविता ने सुधा से कहा, तुम जानती हो मेरा भाई कितना अमीर है और तुम्हारे घर वालों ने उसे ढंग से दहेज भी नहीं दिया। तुम्हारे घर वालों की जगह अगर कोई और होता तो मेरे भाई को सोने में तोल देता। दीदी, मेरे पिता के तो छोटे से खेत है। उन्होंने तो पंडित जी को पहले से ही बता दिया था कि हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब आपके भैया ने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो सब कह देते हैं। अगर ऐसा था तो अपने जैसा कोई खोजकर उससे विवाह कर लेती। मेरे भैया को क्यों फंसा लिया? अब रोने से क्या होगा? मेरा भाई तो सीधा है, इसीलिए तुमने उसे फंसा लिया। अब एक ही रास्ता है, तुम नौकरानी की तरह हम तीनों की दिन रात सेवा करती रहो और किसी चीज पर अपना हक मत जमाना। यह सब हमारा है। सुधा ने चुपचाप सब सुन लिया और हाँ में सर हिला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों दिन भर में कुछ करती नहीं है न? और शादी के बाद इनके ससुराल ही जाना है तो किस बात के लिए मुझे कह रही थी कि सब कुछ हमारा है। कविता और मीना दिन भर उसे ताने देती रहती थी और सारे घर का काम करवाती। पता नहीं किस प्रकार की महिला है। हम इससे इतना परेशान करते हैं, फिर भी इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हमें अगर कोई इतना कह देता तो हम तो पक्का उस घर से चले जाते। लगता है और कुछ भी करना पड़ेगा। एक दिन कविता ने मोहन से कहा, भैया तुम्हें पता है भाभी हमसे छुपाकर पैसे अपने घर भिजवा देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? भैया आप ही देखो, उसके घर वाले ज्यादा अमीर नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर उसको मन में ऐसा लगता होगा कि अपने घर वालों की मदद करूं। पर उसके पास पैसे आएंगे कहां से? घर के सारे खर्च तो तुम लोग मुझसे पैसे लेकर करते हो सकता है उसने आपकी जेब से पैसे लिए हों। आप उसे बुलाकर क्यों नहीं पूछ लेते?
मोहन ने सुधा से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। एक दिन मेरा छोटा भाई आया था, तो जाते समय मैंने उसे अपने पास से कुछ पैसे दिए। उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। यदि वह पैदल जाता तो उसे रात हो जाती। कोई बात नहीं, यदि अगली बार तुम्हारे पीहर से कोई आए तो चौराहे से ऑनेटो को बुला लेना और उसको पैसे दे देना और छोड़ने को बोल देना। ये सुनकर कविता और मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी कोई भी बात अब उनका भाई नहीं मानेगा। हमें कोई दूसरा ही चक्कर चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो, उंगली को और तिरछी करना पड़ेगा। एक दिन मोहन को किसी काम से शहर जाना पड़ा। मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम सब घर का ध्यान रखना। अपने भाई के सामने ही ये मुझे परेशान करने से नहीं छोड़ती, तो अब मेरे साथ क्या करेंगी? मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इधर कविता और मीना भी इस बात से बहुत खुश हुई कि अब तो भाई घर में नहीं है। हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है। बिल्कुल इसे हाथ से नहीं जाने देना है। अगले दिन सुधा के सोने के जेवर का बक्सा कहीं छुपा दिया। भाभी, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है। मुझे अपने जेवर दे दो पहनने के लिए। हाँ दीदी, मैं अभी लाती हूँ। वह जेवर ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे नहीं मिलते हैं। वह बहुत घबरा गई। उसने दोनों ननदों से कहा, दीदी, मुझे जेवर का बक्सा नहीं मिल रहा। मिलेगा तो तब ना, जब तुम उससे हमें देना चाहोगी। तुम हम दोनों को पसंद ही नहीं करती हो। अब जब तक भैया नहीं आ जाते, तुम अपने कमरे में ही रहना। उनके आने के बाद हम बात करेंगे। सुधा को उनकी बातों का बहुत बुरा लगा। मैं अपनी तरफ से इतना अच्छा रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यह दोनों मुझे हर वक्त परेशान करने का ही सोचते हैं। इस बार मैं भी उससे झुककर बात नहीं करूंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन सुधा को कविता के रोने की आवाज आती है। वह भागकर कविता के पास जाती है तो देखती है कविता रो रही है। चुप हो जाओ और बताओ हुआ क्या है। मुझे टाइफाइड हो गया है। मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्हें मुझे खाने में परहेज रखने को बोला और साथ में दवाइयाँ बिना नागा लेने को कहा है। तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत हो गई? और मीना कहाँ है? वही तो दिक्कत हुई। मीना को लगा कि मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तो अपनी सहेली के यहाँ रहने चली गई। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभल लूंगी। वैसे भी तुम्हारे भैया ने कहा था सबका ध्यान रखना। सुधा कविता की सेवा करने लगी। कुछ ही दिन में कविता बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन जब वापस आया तो कविता ने उसे सारी बात बताई और माफी मांगी। मैं तुम्हारा विवाह गरीब घर में करूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा गरीबी क्या होती है। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये दोनों अभी बच्ची है, इन्हें माफ कर दो। कविता और मीना रोते हुए सुधा के पैरों में गिर गई। अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगा।